हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी। सो छत्तीसगढ़ एलआरसी हम लोग देख रहे थे। सेक्शन नंबर 221 तक हमने कवर कर लिया था। आज इस सेशन में 221 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए और जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। चलिए, सेक्शन नंबर 222 अपॉइंटमेंट ऑफ पटेल। अपॉइंटमेंट ऑफ पटेल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, कि अपॉइंटमेंट कहाँ पे दे रखा है, तो ये नंबर याद रखना जरूरी है। उसके साथ में अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा? कलेक्टर, है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जो पटेल अपॉइंट होंगे वो एक विलेज के लिए भी अपॉइंट हो सकता है और ग्रुप ऑफ विलेज के लिए भी अपॉइंट हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अतिरिक्त एक विलेज में एक से ज़्यादा भी पटेल अपॉइंट हो सकता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे, अगर एक विलेज में एक से ज़्यादा पटेल अपॉइंट होते हैं तो जो कलेक्टर रहेगा वो क्या करेगा? उनके जो जुरिस्डिक्शन है वो डिसाइड करेगा कि कौन से एरिया में किसको सर्विसेज देनी है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल प्रोविजंस है इस चैप्टर के, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्व भी रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। रेम्यूनरेशन जो पटेल का रहेगा तो अथॉरिटी दे रखी है कलेक्टर, है ना, कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे, फिक्स करेंगे कि उनके रेम्यूनरेशन क्या रहेंगे। आगे चलते हैं। 224 में ड्यूटीज़ बताई गई हैं, 224 में ड्यूटीज़ बताई गई हैं, तो कुछ खास नहीं है ड्यूटीज़ में, बस इतना है कि जो भी कलेक्शन रहता है लैंड रेवेन्यू वगैरह का, रेंट का, वो कलेक्ट करना है और पे करना है या डिपॉजिट करना है, जो भी जगह उनको बताई जाए। जैसे यहाँ पे बताया गया है डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज फंड, है ना, वहाँ पे जमा करना है, और साथ ही साथ जो भी कलेक्शन हुआ है उसमें से उनके जो चार्जेस हैं उसको डिडक्ट करने के अधिकारी वो रहते हैं, है ना। उसके अतिरिक्त ये तो कलेक्शन का हो गया। फिर बताया गया है टू फर्निश रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द विलेज, है ना, तो जो भी विलेज की स्थिति है, कहाँ पे किस काम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ना, अगर कोई सैनिटरी कंडीशन ख़राब है ना, तो ये सारी चीज़ें भी, इसकी रिपोर्ट जो है वो पटेल जो रहेगा वो टाइम टू टाइम कलेक्टर को फर्निश करेगा। आगे, अगर किसी तरह कोई इंक्रोचमेंट हुआ है वेस्टलैंड पे, पब्लिक पाथ पे, तो भी इस तरह की रिपोर्ट जो है वो फर्निश करेगा कलेक्टर को, है ना। टू प्रिजर्व सच स्टेशंस एंड बाउंड्री मार्क्स, अगर जो भी बाउंड्री मार्क वहाँ पे विलेज में बनाई गई है उनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना उसका काम है। अगर कोई तोड़फोड़ हुई है या किसी तरह कोई इंक्रोचमेंट हुआ है तो भी ये रिपोर्ट फर्निश करेंगे, है ना। इसी तरीके से सारे यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। एफ में आपका दे रखा है अनऑथराइज्ड कटिंग ऑफ फूड हुआ है, अनऑथराइज्ड रिमूवल हुआ है तो वो बताएगा, है ना। कंट्रोल करने की ड्यूटी उसकी दे रखी है, कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंट द कोतवाल टू रिपोर्ट हिज डेथ और अब्सेंस, है ना, और भी जो ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे दे रखी है। आगे देख लेते हैं 225 में ड्यूटीज इम्पोज अंडर एनी लॉ अपॉन लैंड होल्डर्स डीम टू बी इम्पोज ऑन पटेल, बहुत सिंपल प्रोविजन है, स्किप करो। 226 भी बहुत सिंपल है, रिमूवल ऑफ पटेल कौन है? एक अथॉरिटी दे रखी है कलेक्टर, वो ध्यान रखिएगा, है ना। 227 में पनिशमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, पनिशमेंट कौन देगा? तो अथॉरिटी है तहसीलदार, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको ध्यान रख लो, तहसीलदार अथॉरिटी है। और कितना पनिशमेंट दे सकता है, पेनल्टी कितनी लगा सकता है? अप टू 1000 रुपीज़, है ना। 228 में अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड पटेल, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट पटेल कौन करेगा? यहाँ पे भी ये ध्यान रखिएगा, टेम्पररी बेसिस पे होता है ना, जो कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। और कौन करेगा? अथॉरिटी अगेन यहाँ पे बदल गई है, सब डिविजनल ऑफिसर करेगा। कैसे करेगा? अगर जो पटेल है वो अप्लीकेशन देता है तो उसकी अप्लीकेशन पे ये अपॉइंटमेंट हो सकता है, या अगर उसको कोई और रीज़न समझ आता है जैसे डेथ वगैरह हो गई तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पटेल अपॉइंट हो सकता है ना। चलिए, इंटरेस्टमेंट ऑफ विलेज मैनेजमेंट, अब इस सेक्शन 229 में बस इतना बताया गया है कि पटेल की जो ड्यूटी है वो
विलेज के किसी और व्यक्ति के ऊपर भी दे जा सकती है ना। 230 कोतवार की बात करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका, अपॉइंटमेंट कोतवार का किस तरह से होगा, उनकी ड्यूटी क्या होगी। तो वापस से वही, कोतवार जो है एक विलेज के लिए या ग्रुप ऑफ विलेज के लिए अपॉइंट हो सकता है, पहली बात है ना। और यहाँ पे कुछ रीजन्स के नाम दे रखे हैं, जैसे मध्य भारत रीजन में जो पुलिस चौकीदार है, अगर वो पहले से काम कर रहा है पुलिस चौकीदार इस कोड के आने से पहले, तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि वो कोतवार ही है, ठीक है ना। पुलिस चौकीदार को कोतवार माना जाएगा। उसी तरीके से आगे देखें तो इस कोड के आने से पहले अगर भोपाल और सिरोंज रीजन में विलेज वॉचमैन थे आपके, तो भी वो कैटेगरी इसी में आएगी, कोतवार की कैटेगरी में, है ना। और विंध्य प्रदेश रीजन में जो चौकीदार थे वो भी कोतवार की कैटेगरी में ही आएंगे, है ना, वो कोतवार ही कहलाएंगे। आगे रेम्यूनरेशन कोतवार का जो रहता है पटेल से थोड़ा अलग है। वहाँ पे पटेल में हमने देखा था कलेक्टर डिसाइड करेगा रेम्यूनरेशन, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी रेम्यूनरेशन, ठीक है। और एक चीज़ और, प्रोस्पेक्टिवली और रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से ये फिक्स हो सकता है, बट रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट ये एक डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 1982 के पहले ये डेट नहीं हो सकती किसी भी हालत में, ठीक है। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, अगर ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आए, आवाज़ अच्छी नहीं लगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा आपका लेक्चर जो है वो कंडक्ट करवा दूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो जब आप इस एक्ट को रिवाइज़ करें। तो चलिए, राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्युपाइड लैंड एंड प्रोड्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पूरे एक्ट का, चैप्टर नंबर 18 है ना। स्टार्ट होता है 233 से। ये क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड, जितने भी अनऑक्युपाइड लैंड हैं, कहाँ पे, हर एक विलेज में या फिर अर्बन एरिया में, हर एक विलेज में या अर्बन एरिया में जितने भी अनऑक्युपाइड लैंड है उनका रिकॉर्ड रखना है ना, उनका रिकॉर्ड रखना है और प्रॉपरली मेंटेन करना है। उसके साथ में शोइंग सेपरेटली वहाँ पे जो रिकॉर्ड मेंटेन होंगे उसमें अतिरिक्त तौर पे ये बताया जाना चाहिए कि जो अनऑक्युपाइड लैंड आपने यहाँ पे बताए हैं उसमें से निस्तार राइट एक्सरसाइज करने के लिए कितना एरिया है, ठीक है। अनऑक्युपाइड लैंड सेट अपार्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ निस्तार राइट, ये अलग से बताना है। उसके साथ में इट शैल नॉट मेक एनी एंट्री इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर नोटिफाइड डेवलपमेंट प्लान इफ एनी, लेकिन कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होगी जो इनकंसिस्टेंट हो। अगर कोई डेवलपमेंट प्लान बनाया है और डेवलपमेंट प्लान के फलस्वरूप अगर कोई ज़मीन ऐसी नहीं होती जो या होती है जो इनकंसिस्टेंट होगी उसके पर्पस से, तो उसकी एंट्री यहाँ पे इस तरह से रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है ना, उनको छोड़ दिया जाएगा। सिंपल था ये भी। सारे ही प्रोविजंस जितने हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट आपको लर्न करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं और अंदर से भी पूछे जाते हैं। अब निस्तार पत्रक जो हमने देखा उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है एसडीओ, अथॉरिटी कौन रहेगा बनाने वाली, वो रहेगा एसडीओ, है ना। दूसरी बात, अ ड्राफ्ट ऑफ निस्तार पत्रक शैल बी पब्लिश इन द विलेज एंड असरटेन द विशेष ऑफ द ग्राम सभा, इसका जो ड्राफ्ट बनेगा वो पब्लिश्ड होगा विलेज में, है ना, तो विलेज में पब्लिश होगा और किसकी इच्छाओं को या किसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाएगा यहाँ पे, असरटेनिंग द विशेष ऑफ द ग्राम सभा, है ना, जो भी ग्राम सभा रहेगी उनकी पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरतें लगती हैं, उस अनुरूप निस्तार पत्रक प्रिपेयर होगा, ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा और फाइनलाइज्ड होगा देन बाय एसडीओ, है ना। तीसरा पॉइंट, कॉपी ऑफ निस्तार पत्रक सो फाइनलाइज शैल बी केप्ट इन द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत, यहाँ पे जो फाइनलाइज्ड हुआ उसकी जो कॉपी रहेगी वो ग्राम पंचायत के ऑफिस में रखी जाएगी। आगे, प्रोवाइडेड एट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एनी रेवेन्यू विलेज एज एन अर्बन एरिया एंड अर्बन, ठीक है, वहाँ पे नोटिफाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं करेंगे प्रोविजंस। उसके बाद में 4th नंबर वाला जो पॉइंट है आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन रेजोल्यूशन पास्ड बाय द ग्राम सभा द एसडीओ विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ कलेक्टर एंड आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी अमेंड द निस्तार पत्रक, है ना। अगर ग्राम सभा ने कोई रिजोल्यूशन बनाया है किस एक्ट के अधीन, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन, तो एसडीओ क्या करेगा, अमेंड करने का अधिकार रखता है जो भी निस्तार पत्रक
तैयार हुआ है उसमें जो एंट्रीज हैं उसको अमेंड करने का अधिकारी एसडी होगा विद द प्रायर सेंक्शन ऑफ कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर के प्रायर सेंक्शन लेके ये अमेंडमेंट इस तरह से यहाँ पे हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आगे 235 और 236 दोनों सिमिलर प्रोविजंस हैं, है ना। यहाँ पे मैटर्स बताए गए हैं, किन मैटर्स में निस्तार पत्रक बनेगा, है ना, मतलब या फिर निस्तार पत्रक में कौन कौन से मैटर्स रहेंगे। और दूसरा, कुछ मैटर्स के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविज़न मतलब सहूलियतें सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं, वो 236 में दे रखी हैं। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। 235 में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन द विलेज विल बी परमिटेड, है ना। किन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो कैटल है वो उनके लिए फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगी। ग्रेजिंग ऑफ कैटल के लिए कौन से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लीकेबल होंगी। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन एंड द एक्सटेंट टू विच एनी रेसिडेंट में ऑब्टेन, जो भी रेसिडेंट है वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे और किस लिमिट तक वो टिम्बर वगैरह या मुरम कंकर जो है वो ऑब्टेन कर पाएगा, है ना। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सी क्लॉज में दे रखे हैं। 236 में आते हैं तो जो 235 में अपन ने देखा ग्रेजिंग ऑफ कैटल और ये सारी चीज़ें जो दे रखी है, इनके लिए कुछ स्पेशल सुविधाएं दे रखी है। वो क्या है, कलेक्टर शाल, कौन करेगा, कलेक्टर, है ना। 236 में अथॉरिटी है कलेक्टर। कलेक्टर क्या प्रोवाइड कराएगा, फ्री ग्रेजिंग ऑफ कैटल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, जो भी यहाँ पे ग्रेजिंग है तो उनके लिए फ्री कर दिया है अगर वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही हो कैटल्स तो। आगे रिमूवल फ्री ऑफ चार्ज, हमने देखा था यहाँ पे कि किस एक्सटेंट तक जो हैबिटेंट्स हैं या रेसिडेंट्स हैं वो ले जा सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे रिमूवल फ्री ऑफ चार्ज के प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए हैं। अगर बोनाफाइड डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज़ हो रहे हैं तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर मिनरल, है ना। और एक और बात, अगर विलेज क्राफ्ट्समैन कोई है, विलेज क्राफ्टमैन है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है कंसेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। 235-36 जो हैं वो सिमिलर प्रोविजंस हैं, बस यहाँ पे आपके फ्री वाले जो प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं, कंसेशन वाले प्रोविजंस प्रोवाइड करे गए हैं। आगे कलेक्टर टू सेट अपार्ट लैंड फॉर एक्सरसाइज ऑफ निस्तार राइट 237, बहुत ज़रूरी, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन में आता है एमपी के। ठीक है, तो अथॉरिटी जो है कलेक्टर सेट अपार्ट करेगा कुछ जगहों को यहाँ पे निस्तार राइट्स के लिए। जैसे ये लैंड है एक, है ना, विलेज की, तो वहाँ पे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लैंड्स को सेट अपार्ट करना है ना। और कौन कौन सी चीज़ होंगी, तो कलेक्टर में सेट अपार्ट अनऑक्युपाइड लैंड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, ये अनऑक्युपाइड लैंड को किस किस के लिए सेट अपार्ट कर सकता है। तो ये लिस्ट दे रखी है, टिम्बर, फ्यूल रिजर्व, पास्चर, इनको ध्यान रख लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेगी आपको। अब आ जाते हैं सीधे सब सेक्शन 3 में। यहाँ पे एक बी क्लोज दे रखा है आपका। बी क्लोज जो है वो पास्चर, ग्रासबेर और फोडर रिजर्व के लिए है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो कलेक्टर साहब हैं, अगर इस बी में जो ज़मीन आ रही है ना, टोटल अनऑक्युपाइड लैंड का 2%, मिनिमम 2% इसके लिए रिजर्व करके रखेंगे। और उसके अतिरिक्त जितनी भी जगह मान लो इसके पास में थी 100 एकड़ ज़मीन, तो मिनिमम 2%, 2 एकड़ इसके लिए रिजर्व रखना ही है। बाकी की जो 98 एकर्स हैं वो काय में यूज़ कर सकते हैं। वो उसके बाद में एक्सेस लैंड काय में यूज़ हो सकती है, एज एग्रीकल्चर, आबादी, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। अगर कोई और जगह उनको यूटिलिटी लगती है तो उसमें ये वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे वेयर द लैंड केप्ट फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन सब क्लोज इन क्लोज बी इज फाउंड विद इन द एरिया आइडेंटिफाइड फॉर एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और माइनिंग प्रोजेक्ट। अब ये तो एक बात हो गई कि वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जगह उपयुक्त है, देखी गई है, और वो जो जगह है वो काय में आ रही है, बी वाले में, है ना, फोडर रिजर्व वगैरह के उपयोग में आ रही है, तो क्या होगा, फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। उसके लिए क्या होगा, इक्वलेंट लैंड जो है, जो एक्वायर करी गई है, वो आपको प्रोवाइड करानी रहेगी सेम विलेज में। आप वो जगह ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वलेंट एरिया के, आपने अगर 50 एकड़ लिया है तो 50 एकड़ आप सेम विलेज में दूसरी ज़मीन आप प्रोवाइड करा दो इस निस्तार राइट के लिए। ठीक है, कलेक्टर डाइवर्ट करेगा और कलेक्टर ही यहाँ पे अथॉरिटी दे रखी है अदर पर्पसेस के लिए। आगे अगर इंडिस्पेंसिबल हो जाता है, इंडिस्पेंसिबल हो जाता है डाइवर्ट करवाना उस ज़मीन को,
तो अगेन वही वाली बात, सेम विलेज में अल्टरनेटिव लैंड तलाशी जाएगी और उस निस्तार राइट के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, डाइवर्ट आप कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन के लिए रोक नहीं है, लेकिन आपको इक्विवेलेंट लैंड वहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इस सेक्शन में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो एक तो 2% वाला बनता है और डायरेक्ट 237 वाला बनता है और एक कलेक्टर वाला बनता है। ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 238, राइट्स इन वेस्ट लैंड ऑफ अनदर विलेज। अब अगर एक विलेज में जो वेस्ट लैंड है वो उपयुक्त नहीं पड़ रहा है, कम पड़ रहा है ना, बंजर भूमि जो है वो कम पड़ रही है, तो अब क्या होगा, कलेक्टर यहाँ पे अथॉरिटी दे रखी है, उसको लगता है कि कम है, या फिर जो वहाँ के विलेज मैन है ना, या जो रेसिडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन देते हैं, तो अगर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि हमें दूसरे विलेज में सेम अधिकार इन लोगों को प्रोवाइड कराने चाहिए, तो फिर उस बारे में ये प्रोविज़न कहता है आपका। तो क्या होगा, आफ्टर सच इंक्वायरी ऑर्डर द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज शैल हैव द राइट ऑफ निस्तार और राइट ऑफ ग्रेजिंग कैटल एज द केस में भी इन द नेबरिंग विलेज। ऑर्डर कर देगा कि इस विलेज के जितने रेसिडेंट्स हैं उनका राइट ऑफ ग्रेजिंग कैटल या फिर राइट ऑफ निस्तार अदर विलेज में भी एक्सटेंड होगा। ठीक है, अदर विलेज में लाए करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है आपका अधिकार है ए विलेज के आप हो, लेकिन बी विलेज में भी आप राइट टू ग्रेज कर सकते हो, है ना, निस्तार राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। अब वो बोलेंगे कि हम इस विलेज में कैसे जाएं, है ना, हमको पैसेज भी चाहिए एक, तो यहाँ पे पैसेज के लिए भी वो आदेश दे देगा, ऑर्डर कर सकता है राइट ऑफ पैसेज का। राइट ऑफ पैसेज एक बार हो गया, उसके बाद में रूट ऑफ पैसेज का भी फिर एप्लीकेशन फाइल होगी, या फिर उसकी भी जो ज़रूरत समझी जाएगी, तो फिर एक रूट भी डिसाइड करा जाएगा, डिमार्केट करा जाएगा, और राइट ऑफ पैसेज के बाद में रूट ऑफ पैसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपका आता है सबसेक्शन 4 में। ठीक है ना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी यहाँ पे इम्पोज करी जाएंगी, और साथ ही साथ जब भी ये पैसेज की बात यहाँ पे आती है, पैसेज डिटरमाइन करी जाएगा, तो जो भी दूसरा वाला विलेज है, बी विलेज है, उसके जो रेसिडेंट्स हैं उनकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी खेती बर्बाद करते हुए इनको पैसेज प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। जो भी ऑर्डर यहाँ पे आएंगे वो निस्तार पत्रक में लगाए जाएंगे। अब एक बात यहाँ पे आती है कि जो विलेजेस हैं अगर वो सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं तो कोई बात नहीं है, कलेक्टर एक ही रहेगा एक डिस्ट्रिक्ट में तो वो कर देगा। लेकिन अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रोविजंस दे रखे हैं। पहले केस में अगर राइट ऑफ निस्तार दूसरे विलेज में है जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहा है, मतलब बी वाला जो विलेज था, उसका जो कलेक्टर रहेगा वो आदेश पास करेगा। ठीक है ना, वो आदेश पास करेगा। बी में एनी ऑर्डर रिगार्डिंग द रूट ऑफ पैसेज शैल बी पास्ड बाय द कलेक्टर इन हुज रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन द एरिया और ओवर विच द पैसेज इज अलाउड लाइज, है ना। अब पैसेज की जो बात है वो कौन करेगा। अब मान लो ये पूरा एक जिला है आपका, एक ये जिला है, यहाँ से दूसरा चालू हो गया। ठीक है, तो जो पैसेज है वो यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो ये भी अपने एरिया में पास करेगा और ये भी अपने एरिया में, दोनों कलेक्टर ए वाले और बी वाले दोनों ही कलेक्टर ऑर्डर्स पास करेंगे। आगे द कलेक्टर पासिंग एन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विथ ए एंड बी शाल कंसल्ट इन राइटिंग ऑफ द अदर कलेक्टर कंसर्न, और एक दूसरे से कंसल्ट जरूर करेंगे आदेश पास करते हुए। ठीक है, कंसल्टेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली आते नहीं है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए समझने वाली बात थी तो मैंने आपको बता दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मेंस एग्जामिनेशन इस तरह से होती नहीं है, इसलिए ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देना नहीं। आगे 239 राइट इन फ्रूट बियरिंग ट्रीज। अब अगर कोई व्यक्ति था उसने इस कोड के आने के पहले किसी ऐसी ज़मीन पे ट्री प्लांट कर रखे हैं जो कि फ्रूट बियरिंग है ना, तो क्या होगा, उनसे वो अधिकार ले लिया जाएगा क्या कि आप ट्री उखाड़ लो अपने, है ना। ज़मीन जो रहेगी वो तो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन जैसे ए ने लगाया है,
A1 A2 जो भी उनके बच्चे रहेंगे वो विदाउट एनी रॉयल्टी इसको अधिकार रखेंगे, इस फ्रूट बेयरिंग ट्री का, और यूजुफ्रैक्ट करने का भी अधिकार रखेंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। सक्सेसर जनरेशन टू जनरेशन बी इंटाइटल टू पोजेशन एंड यूजुफ्रैक्ट ऑफ सच ट्रीज विदाउट पेमेंट एनी रॉयल्टी एंड अदर चार्जेस। कोई भी रॉयल्टी नहीं पे करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अधिकार इनका रहेगा, भले ही वो लैंड जो है स्टेट गवर्नमेंट की रहे। आगे देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट और एनी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। अब अगर ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट की है, अब यहाँ पे पहले की बात हो गई थी, है ना, कोड आने के पहले की। अब यहाँ पे देखते हैं इस सबसेक्शन 2 में कि कोड आ गया है ना, और उसके बाद में ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट की है, वहाँ पे कोई ट्री वगैरह प्लांट नहीं हुए हैं, कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पे ट्री प्लांटेशन नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली या फिर जो अथॉरिटी है तहसीलदार या तहसीलदार के ऊपर की, वो क्या करेगी, किसी व्यक्ति को ट्री प्लांटिंग परमिट ग्रांट कर सकती है। उसके बाद में वो जो व्यक्ति है वो उसके पास में राइट रहेंगे इनके, है ना, यूजुफ्रैक्ट करने के भी राइट यहाँ पे आ जाएंगे, ज़मीन के नहीं आएंगे, सिर्फ ट्री के आएंगे, है ना, ट्री प्लांटिंग परमिट दिया जाएगा। आगे देखते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो तो इम्पोज होगी। फिर shall be transferable, the right conferred under this section shall be transferable but permit और पट्टा होल्डर सक्सेशन shall have no right to the land। अब ये जो राइट यहाँ पे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने, है ना, या फिर ये जो लोग हैं ये इस राइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बी को, B1 को, B2 को, किसी को भी, यहाँ पे भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, लेकिन जो लैंड है वो किसी भी कीमत पे ट्रांसफरेबल नहीं रहेगी। बस इतना यहाँ पे बताया गया है। प्रोवाइडेड डेट नो ट्रांसफर बाय सेल और बाय लीज शाल बी मेड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर, है ना, लेकिन जब भी ट्रांसफ़र करो या सेल करो तो एक प्रीवियस परमिशन लेना जरूरी रहेगी, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर यहाँ पर रहेगा उसकी। आगे, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज करी गई है और वो ब्रीच होती है तो ये जो आपको पट्टा दिया गया है वो कैंसल्ड हो सकता है ना। उसके बाद परमानेंट लीज फॉर सच भाटा लैंड एटसेट्रा शाल नॉट अप्लाई मे बी ग्रांटेड, है ना, जिनके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, तो परमानेंट लीज भी आपको दी जा सकेगी। आगे, एन एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर प्लांटेशन, है ना, एग्रीमेंट आप चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके लिए, प्लांटेशन वगैरह के लिए, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है किसी भी तरीके से आपको भूमि स्वामी का अधिकार नहीं देगा, है ना, उसके राइट्स एक्रू नहीं होंगे आपके ऊपर। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं सेक्शन 240 और ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। बाकी का हम कल देखेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग ऑफ सर्टेन ट्रीज, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि पर्टिकुलर वैरायटी के ट्री या फिर पर्टिकुलर एरिया में जो ट्री हैं वो किसी भी रीज़न से, भले वो सॉइल इरोजन हो या उनका कंजर्वेशन करने के लिए प्रोहिबिट करना है, उनकी कटिंग को प्रोहिबिट करना है, कटिंग को या फेलिंग को, तो स्टेट गवर्नमेंट अधिकारी रहेगी इस तरह के ऑर्डर्स इशू करने के लिए। बस इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है, भले ही वो जो ट्रीज़ हैं वो भूमि स्वामी की ज़मीन पे खड़े हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन पे हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 240 तक, बहुत शॉर्ट में हमने इसको कवर कर लिया। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में हो पढ़ते समय या लेक्चर देखते समय तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो बाकी के प्रोविजंस हम कल कर लेंगे और कल इस एक्ट को समाप्त कर लेंगे। टेस्ट सीरीज़ चल रही है, अगर आप इनरोल करना चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, है ना। और टेस्ट सीरीज़ में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उसके साथ में ही FLTs भी 10 प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।